अम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल वहीद है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और ये क्लास 9 की इंग्लिश बुक का 5वां लेसन है। वो यूनिट 5 है, डैफोडिल्स है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है। विलियम वर्ड्स 1770 में पैदा हुआ और 1850 में फौत हुआ। विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है कि वो पोइट्स ऑफ नेचर, उसको ये रोमांटिक पोइट्स जो है उसको कहा जाता है। रोमांटिक पोइट इस सेंस में भी है कि वो उसने नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं या नेचर के करीब तरीन जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जिंदा या लिविंग और नॉन लिविंग, जानदार और बेजान जो हैं, उनका जो है उसने उनको मेंशन किया है। उन अपनी पोइट्री में उनसे बहुत मुतासर हुआ है। तो ये जो है डैफोडिल्स हैं, ये पौधों की दुनिया की का एक शाहकार हैं, फूल हैं और ये उगे हुए हैं झील के किनारे। हवा चल रही है, आसमान पे हल्के हल्के बादल हैं। तो ये ऐसे खुशगवार मौसम में ये फूल जो हैं लहलहाते हैं और ये इतने ज़्यादा हैं कि आसमान के तारे भी जो हैं शायद इससे कम होंगे। ऐसे लगता था एक नज़र में जैसे 10,000 जो हैं फूल जो हैं नज़र आते हों। तो ये जो हैं शायद जो हैं वो कहता है कि ये फूल जो हैं बहुत खुश दिखाई देते थे, बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते थे, हत्ता कि जो झील की जो लहरें थीं उनसे भी ज़्यादा खुश दिखाई देते थे। तो ये जो है एक बड़ा अच्छा मंज़र पेश कर रहे थे। तो शायद कहता है कि शायद जैसा ज़िंदगी को महसूस करने वाला जो शख्स है वो ऐसे ही माहौल में सिवाय खुश हुए कुछ नहीं कर सकता था या खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। तो ये पोएम है और अब वो कहते हैं कि जब कभी वो तन्हा बैठा होता है तो ये फूल उसको उदास नहीं होने देते, ये उसके दिमाग में आ जाते हैं और शायर अपनी परेशानियों की दुनिया से आज़ाद हो जाता है और वो खुश हो जाता है, वो उसके गमों को भूल जाता है। तो इन यानी जो मंज़र उसने देखा है ये उसके दिमाग में महफूज हो गया हुआ है। जब कभी तन्हा होता है, परेशान होता है तो ये फूल जो हैं उसकी नॉर्मल हालत को बहाल कर देते हैं और वापस वो खुशियों की दुनिया में चला जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो कुदरती नज़ारे हैं हमें इनसे तल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहिए, हमें इनका नोटिस लेना चाहिए। ये हमारे आने वाले वक्तों में या बसा औकात जब हम उदास या परेशान होते हैं तो ये हमें उदास नहीं होने देते। तो हमें इनसे अपना ताल्लुक़ बरकरार रखना चाहिए और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको समझना चाहिए और ये इनकी ये हीलिंग पावर जो है यानी सेहत बख्श जो क़ुव्वत है हमें उसको तस्लीम करना चाहिए और यकीनन ये हमें फ़ायदा देते हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। ये हैं वर्ड्स, मीनिंग, ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जुमा जो है ये सब कुछ दिया हुआ है। I wandered lonely, अकेला फिर रहा था as a cloud, आसमान के बादल की तरह। That floats on high over vales and hills, आसमान पर किसी वादी के ऊपर अकेला बादल जो है उड़ता फिर रहा होता है उसकी तरह मैं किसी बिरह जगह पे चला जा रहा था। When all at once I saw a crowd, फिर अचानक ऐसा हुआ कि मेरे सामने मैंने देखा फूलों का एक क्राउड देखा। मतलब अचानक उसकी निगाह जो है वो फूलों पर पड़ी। A host of golden daffodils, इन्होंने ये फूल जो है मेरे मेज़बान थे और ये सुनहरे कलर के, गोल्ड कलर के थे और ये डैफोडिल्स है। अब पता नहीं इसको फूलों का, गुल नरगिस, ठीक है जी। तो ये जो है ये एक किस्म का फूल है, खूबसूरत है, येलो कलर का है और ये अचानक उसकी नज़र इन पर पड़ी और ये बहुत ज़्यादा उगे हुए थे। Beside the lake, beneath the trees, ये दरख्तों के नीचे नदी के किनारे उगे हुए थे। Fluttering and dancing in the breeze, ये
हिल जुल कर रहे थे, हिल रहे थे, लहलहा रहे थे जब हवा चलती थी। ब्रीज होते थे, ठंडी ठंडी हवा सुबह के वक्त में चलती है, शाम के वक्त भी चलती है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। तो ये जो हवा जो थी ये चल रही थी, और ये डैफोडिल से हैं, यूं लगता था जैसे डांस कर रहे हैं, झूम रहे थे। कंटिन्यूअसली एज द स्टार्स दैट शाइन, आसमान पे जैसे मुसलसल दूर तक सितारे जो हैं वो जगमग करते दिखाई देते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ट्विंकल भी जगमग करना होता है, शाइन चमकना होता है। आसमान पर चमकते हुए सितारे जो जगमग करते हैं दूर तक नजर। इसी तरह दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, तो वो जो है जहाँ तक निगाह जाती थी ये हम फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे, यानी इनके कोई इख्तिताम नहीं था। along the margin of the bay, ये जो पानी का किनारा था इस पर दूर तक जो है जहाँ तक निगाह जाती थी फूल ही दिखते रहे। 10,000 saw I at a glance, मुझे एक शायर कहता है मुझे ऐसे लगा है, मेरा ख्याल है एक निगाह में मैंने 10,000 फूल जो हैं वो देखे होंगे। टॉसिंग देयर हेड्स इन सरप्राइज टू डांस, और ये फूल जो थे खुशी से एक दूसरे के साथ अपना सर पटक रहे थे, लहलहा रहे थे, डांस कर रहे थे, झूम रहे थे। The waves beside them danced, but they, इनके इर्द गिर्द जो लहरें थी वो भी डांस कर रही थी, लेकिन फूलों की बात ही कुछ और थी। Out did the sparkling leaves in एक भाई sparkling leaves in glee, waves होगा ठीक है, ये लीव्स कहाँ से, खुशी से चमकती, हाँ खुशी से चमकती लहरों से बाजी ले गए थे, वेव्स हैं ठीक है। लेकिन इनकी जो खुशी जो थी वो लहरों की खुशी से ज़्यादा थी। लहरें खुशी में चल रही थीं, लेकिन फूलों की खुशी इन लहरों की खुशी से भी ज़्यादा थी, ये ज़्यादा झूम जाम रहे थे। A poet could not but be gay, शायर जो है खुश हुए बगैर नहीं रह सकता था। इन सच a jocund company, ऐसी खुशी वाली कंपनी यानी साथ के साथ, क्योंकि उसको ऐसे खुशबाज फूलों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। तो इनको देखकर शायद यहाँ खुश हुए बगैर नहीं रह सकता था। I gazed and gazed but little thought, मैं उनको देखता रहा, ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। What wealth the show to me hath brought, कितनी बड़ी जो है खुशी जो है ये फूल जो है वो मेरे लिए मुझे पेश कर रहे थे। ये मंजर जो था इसने मुझे किस कदर बड़ी खुशी थी, ये इसमें बट लिटिल थॉट, लेकिन यानी इसकी तशरीह नहीं कर सकता था शायद, या शायद ये है कि उसने सिर्फ खुशी को महसूस किया और ये बहुत बड़ी खुशी थी। For oft when on my couch I lie, अब जब के वक्त गुजर गया है, अब वो अपने घर आ गया हुआ है, काफ़ी वक्त गुजर गया है, कई महीने गुजर गए होंगे, तब ऐसा होता है अक्सर जब वो उदास होता है और उदासी में अपनी काउच पर यानी सीट पर सोफे पर बैठा होता है, पुराने ज़माने का सोफा होता है, सोफे पर बैठा होता है। आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, उदास परेशान मूड में जब वो बैठा होता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इन माय आई, तो फिर वो दिमाग की अंदरूनी आंख पे के सामने आ जाते हैं, ये सारे फूल मंजर जो उसके ज़हन में ताज़ा, विच इज़ अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये सब कुछ जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स ऑफ, कि मेरा दिल खुशी से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और फूलों के साथ ही नाचना शुरू हो जाता है, शायनी शायर अपनी गम परेशानियां भूल जाता है। Now the unit related question answers हैं, what do you compare the daffodils with, how do you compare the daffodils with the stars? स्टार्स भी बहुत ज़्यादा थे, डैफोडिल भी बहुत ज़्यादा, वो भी जगमग कर रहे थे, ये भी जगमग कर रहे थे। The poet describes comparison between the daffodils, so that the row of daffodils looked like the endless row of shining stars in the sky, Milky Way, in the Milky Way.
Stars are shining on the sky, and the poet imagines that the daffodils are just like a twinkling stars. Okay, how does the poet feel in the company of daffodils? बहुत खुशी महसूस करता है. The poet feels very happy in the company of daffodils. He went on looking at those daffodils and did not think and did not think what else to show and the peace that scene had brought to him. Did not think means he could not. He was not thinking mood. He was just enjoying. वो फूलों को देख के खुश हो रहा था. सोच रहा like, यानी सोच नहीं रहा था, खुशी को महसूस कर रहा था. आगे फॉर द टीचर, टीचर क्या करेगी? कंडक्ट प्री रीडिंग एक्टिविटी एंड टू अराउज द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक. कहानी से पहले जो है वो तशरीह बयान करे, कुछ बातें बयान करे. मैंने भी पोएट के बारे में आपको कुछ बातें बयान की थी, तो ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट लें. मेक देम प्रिडिक्ट from the title and illustration about the contents of the text. शायद जो है उन बच्चों से उन बच्चों को कोई अंदाज़ा लगाएं कि कहानी किस चीज़ से मुतल्लिक हो सकती है. वेल, ये एक्टिविटी हो सकता है बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक हर बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन है. यही जटी बच्चों के लिए पहले तो आप सारे बच्चे नहीं हैं वो सही बात नहीं बताएंगे, वो अंदाजे लगाएंगे, अंदाजे अक्सर गलत होंगे. तो आप एक बहुत सी गलत चीज़ें जहाँ क्रिएट करते हैं उनमें से फिर टीचर जो है सही चीज़ उनको बता के हैरान तो कर सकता है, लेकिन साथ कंफ्यूज भी कर सकता है. बहुत से बच्चे जो हैं एक दूसरे से जो गलत तशरीह जो है उसको सुनेंगे और वो जो हैं अपने दिमाग में अगर 100% नहीं भी रखते तो 5-10% तो उनके दिमाग में वो बात रह ही जाएगी. तो ये ठीक नहीं है. तो बिल्कुल भी रॉन्ग साइड की तरफ उनको जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं. नेचुरली जब वो लिख रहे होंगे तो कुछ मिस्टेक्स तो होंगे, टीचर का काम है उनको भी करेक्ट करना. और ये आइडिया मैं इससे एग्री नहीं करता, और इस तरह की जब लिख दी जाती हैं बातें किताबों में फिर टीचर को फॉलो करना पड़ती हैं. फॉर द टीचर, while a reading activity may be conducted and to interact with the text more while reading, questions may be asked. पढ़ने के दौरान ही कहानी अभी आपने पढ़ी है नहीं, इस दौरान ही क्वेश्चन करते जाएं, बच्चों से पूछते जाएं, गलत मलत जवाब देते जाएं और आपका जो सिक्का बैठा रहे आप जो हैं उनको ठीक करते रहें. आप पहले पढ़ा लें, समझा लें, उसके बाद क्वेश्चन कर लें. ये टीचर जो हैं उनको अजीबोगरीब बातें जो बताई जाए. अगर तो अपने बच्चों को लाइक करना है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से आपको ग्रेज करना होगा. अगरचे कि हमारे जो निसाब साज हैं, जो हमारा निसाब बनाने वाले हैं, वो इस तरह की एक्टिविटी टीचर भी कौन सा फॉलो करते हैं, उन यहाँ तक पहुँचना ही नहीं है, बच्चों ने भी नहीं पहुँचना. वो सीधी सीधी बात है, पोएम पढ़ी, ट्रांसलेशन की, सीधा का समरी याद करो, बस दैट्स ऑल. तो ये जो है हमें ये बहरहाल ये एक्टिविटी इत्तेफाक से ऐसा है कि इस पर अमल नहीं करते हैं. अगर इसका करना शुरू कर दें तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं क्वेश्चन जब आपने पढ़ा ही नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया, तो क्वेश्चन का मतलब है रॉन्ग आंसर. तो पहले उनको पढ़ा लें, समझा लें, फिर भी उसको मेक श्योर कि स्टूडेंट जो है वो रॉन्ग आंसर ना दें, क्योंकि अगर उन्होंने दे भी दिया आपने करेक्शन ही करनी है. तो मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ठीक है. हाँ, उनको ये कह दें कि अगर आपको जवाब नहीं आता अपने साथ वाले साथी से हेल्प ले लें, उससे पूछ लें, या ग्रुप बना लें, टीम बना लें. आपका एक टीम लीडर जो है वो आपको गाइड करता रहे, या टीम लीडर से हेल्प ले लें. टीम लीडर से कहें कि वो जो है जो जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो उसकी हेल्प करे कि वो जवाब दे और सही जवाब दे, बजाय इसके कि एक जो वीक स्टूडेंट है वो कोई वीक आंसर दे और फिर आप उसको जो है वो डांटते रहें. रिसाइट द पोएम विद, अब मैंने आपको, आप कैसा फील कर रहे हैं. मैंने आपको अगर ये वाला जो पॉइंट है जिसने भी लिखा है, वैसे तो पाकिस्तानियों ने तो कभी दिमाग ही नहीं यूज़ किया, हमारा तो ये है ही नहीं. अंग्रेज़ों की कोई किताब होगी, उनका कोई तरीकाकार होगा, उसी को ला के हमने कॉपी करके इधर ठोक दिया, ठीक है. ये हमारा अपनी सोच है ही नहीं. तो जिसने भी अंग्रेज़ ने भी लिखा है, अंग्रेज़ बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं, लेकिन हम चूँकि अंग्रेज़ होता है हम चुपके से मान लेते हैं तरक्की कर गया. हम भी तरक्की
कर सकते हैं, अंग्रेज़ हमारे जैसे माहौल में रह के तो दिखाए। तो वो जो है हमारे अपने ही जो है हमें लूट के ले जाते हैं, वरना तरक्की करना तो कोई मुश्किल नहीं। और बहुत से अंग्रेज़ों में इसी निसाब के पढ़े हुए वहाँ पे जाके बेहतरीन फिट हैं, और अक्सर उन्हें हैं वो इस सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते। टीचर्स ने अपने तौर पे उनके बच्चों की हेल्प की होती है, हर तरह से गाइड रहनुमाई की होती है, और वो डिग्रियां ले लेते हैं, पढ़ते भी हैं। उसमें रट्टा सिस्टम जिंदाबाद। अच्छा, नंबर 2, अगर रिसाइट द पोएम विद द प्रॉपर स्ट्रेस and intonation and note how reading का poetry is different from रीडिंग प्रोज। नवा पंगा पा लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये पोइट्री को पढ़ तो भाई जैसे ही आती है, हमने कौन सा आला पाए का शायर बनना है। आपको ये इसका रीडिंग ही है, उसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस के चक्कर में ना पड़े, पढ़ लें। आपकी ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, आपने इसको एंजॉय भी नहीं करना, आपने इसमें म्यूजिक पे भी नहीं चलाना है। तो आप जो है कि पढ़ लें, समझ लें, एक्सप्लेन कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। इंटोनेशन स्ट्रेस अनस्ट्रेस और इस की चीज़ों में ना पड़े, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम हर काम में बच्चे को परफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हमने बच्चा जो है वो मैथ पढ़ना शुरू करता है, तो हम उसको बड़े बड़े जो 100 मंजिला बिल्डिंग है उसकी क्या कहते कहेंगे उसके नक्शे बनाने, और उसको क्या कहेंगे फिजिक्स के असूल कानून समझाना शुरू कर देते हैं, और ऐसी ऐसी कैलकुलेशन डाल देते हैं जैसे उसने पता नहीं बहुत बड़ा इंजीनियर बनना जाके। वो प्लस माइनस ही उसमें दिया होता है, और जो एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी होता है। तो ऐसी ऐसी जब चीज़ें डाल देंगे, उनमें से कोई एक आधा इंजीनियर बनेगा, सारे थोड़ी बनेंगे, तो सारे फेल ही होंगे बाकी। इस तरह से इंटोनेशन स्ट्रेस अनस्ट्रेस ऐसी चीज़ें डाल दी हैं। ये किसी सारे बच्चों ने शायर थोड़ी बनना, कोई एक आधा बनेगा, जो बनना चाहेगा उसको सिखा लें, ठीक है। वैसे ही पोइट्री जो है ये नेचुरल होनी चाहिए, इसमें ये फीलिंग्स पे पोइट्री का तो लोगों को पता पता भी नहीं होगा पोइट्री होती क्या है। पोइट्री होती है एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेशन ऑफ वंस फीलिंग्स इन वर्ड्स, म्यूजिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग इन वर्ड। आपका जो म्यूजिकल वे जो है अपने फीलिंग्स को अल्फाज में एक्सप्रेस करने को पोइट्री कहते हैं। अब आपकी पोइट्री में अगर वो जो है आ जाता है, रिदम आ जाता है, म्यूजिकल टच आ जाता है, और ये सारी अल्फाज के ज़रिए से आप रिदम म्यूजिक क्रिएट करते हैं, तो वो पोइट्री है। मीनिंग उसके हों कुछ भी हों, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा जो है अगर म्यूजिकल टच नहीं है, तो फिर उसमें फिलोसफिक टच होगा। फिलोसफिक अनबिलीवेबल ट्रूथ है, वो ऐसी बातें होती हैं जो बाज़ार सही नहीं लगती, लेकिन होती वो सही हैं। तो इस तरह से वो इंसान के इल्म में इजाफा करती हैं, तो नेचुरली इंसान भी अपने इल्म के में इजाफा करते रहता है, करता रहता है। तो ये इसकी इंटोनेशन और ये वो जानबूझ के ही आम बच्चों के काम को मुश्किल बनाया है। इसका मतलब है टीचर भी भाग जाएं, बच्चे भी भाग जाएं। अच्छा, हमारे यहाँ जो है हर काम को मुश्किल बना के पेश करना, इसी को तालीम कहते हैं। जो सीधी सादी सिंपल सी बात है। मिसाल के तौर पर एक आई डोंट नो न्यूटन है शायद, कौन है वो साइंसदान ही है जिसने मुझे वो भी भूल गया है, वो जो उसने लॉ जो पेश किए थे। अच्छा, इन इन लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसा था कुछ। तो उसमें ये आता है कि जी कोई an object remains in a state of inertia unless some external force acts on it, something like that। सीधी सी बात नहीं करते भाई, चीज़ वहीं पे पड़ी रहेगी। पंजाबी में कहते हैं जिन्नी देर आप किसी चीज़ को ठुड्डा ना मारो, वो हिलती नहीं है, वो वहीं पड़ी रहती है। यही चीज़ घुमा फिरा कर उसने वो जो बयान की है। उर्दू में कह लें, आप जब तक किसी चीज़ को हिलाई जुलाएंगे नहीं, ठीक है, तो वो वहीं पड़ी रहेगी। तो ऑलमोस्ट सारे ही बंद ये बात जानते हैं, लेकिन इसको जो है नए अल्फाज से ये जो है परफेक्शन की तरफ घुमा फिरा के ले जाना, इस तरह से लोगों ना इस तरह को बोल सकता। वकीलों की लैंग्वेज ले लें, एक और मिसाल है। वकील एक सिंपल सी बात होती है जो हर बंदा जो है जज से ज़ाहिर है पंजाबी आती है, बातचीत कर सकता, लेकिन उसने भी ऐसी टेक्निक डाल दी है कि हर बंदा ये नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो वकील बैठेगा, वो अपनी लैंग्वेज में उसको जो है ट्रांसलेट जब तक कर नहीं लेगा, तब तक जज भी इतना पागल है वो बंदे की बात ही नहीं समझ। ये सब ड्रामेबाजी।
تو ایسی ہی ڈرامے بازیاں، یہ جو انٹونیشن سیکھو جا کے، اب اسٹریس بھی سیکھو پھر جا کے پوئم پڑھنا، حد ہوگی۔ اچھا جی، ابھی اسی طرح سے ایک اور ہے، ابھی یہاں سے اسٹریس سے جان چھوٹی نہیں، اب فگریٹو لینگویج آ گئی، اس میں ہوتے ہیں اشارے، ہوتے ہیں کنائے، ہوتے ہیں، اب یہ کون سیکھتا پھر جا کے، چھوڑ تو 5 نمبر کی پوئم ہے ساری۔ Explain the use of figurative language and literary techniques such as simile and personification۔ تو اس نے personification ہوتا ہے پرسن بنا کے پیش کرنا، اس نے پھولوں کو پرسن بنا کے پیش کیا، جیسے انسان ہنستے ہیں، لہلہاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اس طرح سے انسان بھی۔ اب یہ بھی جا کے فیگوریٹو لینگویج بھی جا کے سیکھیں، مطلب کہ پوئم چھوڑیں بھاگ جائیں۔ Tell the students about the use of semicolon and exclamation mark۔ اس کا کیا استعمال ہے، اس کا کیا استعمال ہے، بچوں کے اس کے بارے میں بتائیں۔ اب یہ بھی جو ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس کا جو ہے استعمال بچے جب پڑھتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے بھائی جب اپنے اسٹرانگ فیلنگس ظاہر کرنے ہوں، جیسے بے اختیار آپ کے منہ سے کچھ آوازیں نکل جاتی ہیں جب وہ بہت حیران ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، یا کوئی خوشی ہوتی ہے یا کوئی صدمہ ہوتا ہے، ایسی حالات میں ہمارے منہ سے اچانک الفاظ نکل جاتے ہیں، آواز بھی ہو سکتی ہے، ورڈ بھی ہو سکتی ہے، جیسے او مائی گاڈ، ویری کامن، شوق کی صورت میں ہمارے، تو یہ ایکسکلیمیشن ہوتا ہے جب اس طرح کے اسٹرانگ فیلنگ ظاہر کرتے ہیں، فکر کے اینڈ میں یہ ڈال دیتے ہیں، او مائی گاڈ کے بعد یہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہوتے ہیں ویسے تو ورڈ میننگ ہوتے ہیں لیکن ملتے جلتی بات ہے، ٹھیک ہے، تو ایگزیکٹ سیم اس کی میننگ تو نہیں ہوتے لیکن ملتی جلتی بات ہوتی ہے، ایسی صورت میں اگر ہم یہ کالن وغیرہ سیمی کالن یوز کرتے ہیں، اگر میں زیادہ کیئر نہیں کرتا بھائی 19-20 کا فرق رہ گیا ہو تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آئی تھنک جتنا لوگ جانتے ہیں اس سے مجھے زیادہ پتہ ہے۔ نوٹس اینڈ کمنٹس۔ ولیم ورڈس واز، اب اس میں یہ ہے کہ پہلے جا کے ولیم ورڈس کے بارے میں پڑھ کے آؤ، وہ کب پیدا ہوا، کب مرا، شادی کیسی ہوئی، کتنے بچے ہوئے، کہاں رہتا تھا، اس کے ماحول میں پڑا بڑا، ہاں یہ جو نے پورا نقاد بننا ہونے کے لیے تو بڑا ضروری ہے، اور اسی ان لوگوں نے ٹیچروں نے پڑھا ہوتا ہے اس لیے وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو ولیم ورڈس 4 لائنیں آپ پڑھنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، پڑھ لو یاد رہ جائیں گی۔ ولیم ورڈس واز بورن ایٹ کوکر ماؤتھ ان کمبرلینڈ، یہ ہمارے علاقے کے ہے ہی نہیں، ہماری انگلش کے یہ الفاظ بھی نہیں ہیں، چلو یہ ہم انگلینڈ لے جائیں گے۔ in 1770 on April 7 1770، بڑے بھائی ساتیں آئے ہیں اس کی قسمت میں، تو 7 اپریل، یہ 7 جولائی ہو جاتا زیادہ اچھا ہو جاتا، 7 اپریل 1770 میں، اس کو بھی 1777 ہو جاتا زیادہ اچھا تھا، تو یہ پورا 7 کا ایک سیٹ بن جاتا، تو 7 اپریل ہے بھائی، جولائی نہیں ہے، 7 اپریل 1770 کو پیدا ہوا۔ His passion for nature is well known، اور نیچر سے بڑا پیار کرتا تھا، نیچر سے پیار مطلب درختوں سے، جھیلوں سے، and that is why he is referred to as a poet of nature، اس کو poet of nature کہتے ہیں۔ Wordsworth is a true worshipper and ardent lover of nature۔ نیچر سے مراد ہے یہ ہماری جو مصنوعی قسم کی زندگی ہے یا ہمارے جو فارمیلٹیز ہیں، یہ ان سے ہٹ کے ہے، یہ سیدھا سادہ بندہ ہے، جیسے ہمارے دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، شہری لوگوں سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں، تو یہ نیچر کے بہت نیچرل ہے، نیچر سے مراد نیچرل لائف سے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اٹ واز اے creed فار him، یہ اس کا یقین تھا، نیچر اس کا ایمان تھا۔ According to him nature is a teacher and a preacher۔ نیچر جو ہے انسان کو سکھاتی ہے، زندہ رہنا سکھاتی ہے، اور نیچر جو ہے ہولی میسج جو ہیں یا سچے میسج جو ہیں، ایک پیغام جو ہے آگے پہنچانا سکھاتی ہے، پہنچاتی ہے۔ In this poem the poet has presented before us، شاعر نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے the healthy، ennobling، purifying and enduring impact of nature۔ نیچر کا جو ہے صحت بخش، نوبل بنانے والا، اور یہ شرافت بخش
اور پاک صاف کرنے والی کیا کہتا بھائی، ہاں، امپیکٹ، اثر جو ہے صاف ستھرا ہمیں پاک صاف کرنے کا اثر جو ہے، اور انڈیورنگ اور برداشت کا جو ہے اثر ہم تک پہنچایا ہے، یعنی فطرت میں، قدرت میں، نیچر میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ نیچر ہیلتھ گیونگ ہے، انوبلنگ ہے، پیوریفائنگ ہے، اور انڈیورنگ سکھاتی ہے، برداشت سکھاتی ہے آن ہیومن بینگس، تمام انسانوں کی، یعنی نیچر ہمارے لیے بہت سے اچھے اچھے پیغام ہیں اس کے پاس۔ درختوں کو دیکھیں تو چھاؤں دیتے ہیں، خود دھوپ برداشت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی اگر آپ آسانی کا خیال رکھو گے تو آپ کو بھی نہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ درخت دوسروں کو چھاؤں دیتے ہیں تو بدلے میں ان کی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے۔ Some of the famous poems by Wordsworth to be read, enjoyed، اور اب یہ نوا پنگا ڈال دیا کہ بچوں کو ایک ساتھ کہا گیا ہے، وہ 8 سبجیکٹ ہیں بھائی، ان کے 8 سبجیکٹ ہیں، اور ہر ماسٹر جو ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں، پہلے زمانے میں تو اس کے ہاتھ میں سوٹی ہوتی تھی، چھڑی ہوتی تھی، اس کے ساتھ پیٹتا تھا، اب چھڑی تو لے لی، اب ذلیل ہی کر سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو ذلیل کرنے کے جو ہے یہ زیادہ ہے، تکلیف دہ ہے، ٹھیک سے تو بندہ ٹھیک ہو بھی جاتا ہے، اور ذلیل ہونے کا جو دکھ ہوتا ہے یہ عمر بھر رہتا ہے۔ اب ماسٹروں کو کہہ دیا گیا ہے کہ بچوں کو ذلیل کرو، بچوں کا اب ٹیچروں کے پاس سوٹی تو ہے نہیں، تو ماسٹر جو ہیں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں بچوں پر، اور شفقت سے، پیار سے بات کرنے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ابھی بھی ہے لیکن بہت کم ہو گیا ہوا ہے۔ تو ابھی ہماری اتنے سارے سبجیکٹ ہیں اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں، اور آتا ہمیں ایک بھی نہیں، اور اوپر سے ہمیں کہہ رہے ہیں جی ککو بھی پڑھو، لوسی بھی پڑھو، لوسی گرے پڑھو، اور یہ بھی پڑھو، بھئی اسی پہ گزارا کرو، یہ جو پڑھ رہی ہے اسی کو ہی سمجھ لو تو بڑی بات۔ تھیم آ گیا جی، اب یہ تھیم بھی ایک چیز ہوتی ہے، اب اس نے آپ جیسے جیسے آگے چلیں گے آپ دیکھیں گے، حالانکہ سیدھی سی بات ہے، پوئم پڑھیں، سمجھیں، سمری لکھیں، جو سمجھ آیا وہ لکھ دیں، 5 نمبر ہیں اس کے، اب ان ہمیں کس طرح سے رول رہے ہیں، آتما رول رہے ہیں، اب یہ تھیم بھی نہیں ہے، زندگی بھر گزر گئی ہے، یہ تھیم شیم ہم نے تو کوئی پڑھے نہیں، دی وی پروبیبلی ہے، وہ جتنا میں لٹریچر کو سمجھتا ہوں یہاں پہ بندے سمجھتے بھی نہیں ہیں، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں لٹریچر ہوتا کیا ہے، تو یہ تھیم سب انگریزوں کی کتابوں سے یہ پوائنٹ چرا کے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ We probably have moments in our life، ہماری زندگی میں لمحات آتے ہیں that we replay in our memory، images of such photographs and videos cannot do justice because they cannot capture our feeling. In this poem, William Wordsworth captures both the images and feelings concerned to a special moment in his life. The poem is a tribute to nature and is manifestations in all its glory. It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature, but also the purifying and enduring impact of it on human beings. اچھا یہ جو ہیں اس نے بتایا ہوا ہے کہ نیچر، وہی بات شروع میں نے بتائی تھی، نیچر جو ہیں اس کے آبجیکٹ ہیں ہمارے دماغ میں خوشیاں بھر دیتے ہیں اور ہم پریشانیاں بھول جاتے ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ سیم ملتی جلتی بات ہے۔ اب اس میں جو پوئٹ کو کہا جی یہ سارے کام ٹیچر کیوں نہیں کرتا، ٹیچر کلاس میں پڑھائے نا، ککو پڑھائے، لوسی پڑھائے، ٹھیک ہے، اب یہ 2 اپریل مارننگ پڑھا لے ماشاء، اور اس پہ پھر اسی طرح سے لمبے لمبے لیکچر دیں تو اسکول بچے بھی اتنے تنگ ہوں گے، انہوں نے ٹیچر کی شکایت کر دینی ہے اسکول پر، انہوں نے ٹیچر کو نکال دیا، تو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ 5 نمبر کی پوئم ہے، پڑھیں، سمری یاد کریں، دیٹس آل۔ اب یہ میں نے جو ہے ساری ایکسرسائز میں ہمیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، تو کچھ اچھی چیز بھی شاید آئی جائے، ساری چیزیں تو بری نہیں ہوتی، تو بہرحال 1 گھنٹہ لگا کے اس کو اس کی چھان بین کر لیتے ہیں۔ فلٹرنگ، فلٹرنگ ہوتا ہے موونگ، لہلہانا، ٹھیک ہے، یہاں پہ فلٹر تو ہوتا ہے پرندہ پر جو پڑ پڑاتا ہے اس کو فلٹر کہتے ہیں۔
तो गिली खुशी, होस्ट मेजबान, जोखंड हैप्पी, ट्विंकल जगमग करना, टिमटमाना, पेंसिव उदासी वाला मूड, सॉलिट्यूड तन्हाई। ओरल एक्टिविटी है, अब ये भी करें भाई। ये मेरे ख्याल में 6 महीने में ये लेसन ही मुकम्मल होगा अगर इस पर अमल करना शुरू कर दें। फ्रॉम पैराग्राफ्स एंड फ्रॉम ग्रुप्स एंड फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। ग्रुप बनाएं और इन पर तकरीरें कराएं। What do you have understood and what do you think is the message in this poem? आपको इस पोएम से क्या समझ आई है और इसका क्या पैगाम हो सकता है? अच्छा सवाल है, किया जा सकता है। The message in this poem of the in this poem of that the nature is that the nature is full of beautiful sights. The poem is a tribute to nature and its manifestation in all its glory. It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature, but also the purifying and enduring impact of the human beings. Visiting these sites is the way to release the stress and the tensions. ठीक है, सही है, सही है। आगे discuss various aspects of nature as described in the poem. Cloud है, वो जो waves हैं, और daffodils हैं, wind है, breeze है, और भी कुछ होंगे, trees भी हैं। हाँ, so in this poem, the poet describes the pleasant sight of beautiful daffodil flowers. And once the poet was walking along the countryside, he saw the flowers were moving and dancing in the cool breeze. Poet says that whenever he is lying in his vacant and the thoughtful mood, the beautiful sight appears before him. The scene of flowers that he had seen, he that he had seen on the lake comes in front of his eyes. He saw, ठीक है भाई, present में चल रहा है। That he saw on the lake comes in front of his eyes, and his heart fills with joy and begins to dance with the flowers. It is all the blessing of nature. और उसके बाद यहाँ work in pairs to prepare a presentation on the topic of daffodils. In your presentation, read Wordsworth's poem aloud to the class and explain your feelings. ऊंची ऊंची आवाज में भाई पोएम को याद करके पढ़ के सुनाएं और फिर बताएं आप कैसा महसूस करते हैं। ये जो है एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियां हैं, इन्हीं कामों में बंदा पड़ जाए तो फिर पढ़ाई लिखाई तो जाती रहती है। आगे है गाइडलाइंस टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन है क्या, उसमें चाहिए कंटेंट्स क्या होंगे। प्रोवाइड एडिक्वेट बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक and explore topic in sufficient depth and appropriate conclusion. Our presentation जो है introduction to the topic briefly and clearly, well ये अच्छी activity है, वो kind of क्या कहते हैं उसको, tutorial period है, इसमें बच्चे जो हैं वो presentation देते हैं, तो ये एक अच्छा है, इस तरह से बोलने का और कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ता है और दे बिकम मोर प्रैक्टिकल, ज़्यादा जो हैं वो अमली तौर पर इसका मुजाहरा कर सकते हैं। सपोर्टिंग फैक्ट्स, एग्जांपल्स, कॉन्फिडेंस। जी हाँ, ये ऐसा होता है, आप कुछ नॉलेज जो है वो इकट्ठा करते हैं और टीचर बन के फिर जो है हम सारी क्लास को पढ़ाते हैं, फिर बच्चे जो हैं ज़ाहिर है वो बच्चे बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं और बच्चे जो हैं बच्चों को भी बात करने का तरीका सलीका आ जाता है और इंस्पायरेशन हो जाती है, क्योंकि टीचर की शख्सियत ऐसी होती है कि वो एक इल्म का पहाड़ होता है, बच्चे उसके सामने बोलते नहीं हैं, लेकिन अपने जैसे बच्चों को देख के जब कि वो भी जब इल्म का पहाड़ बनते हैं तो उनका शौक बढ़ता है और वो नॉर्मली इतना ज़्यादा उनके सामने दबे हुए नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है भाई, आगे स्टेट ऑब्जेक्टिव्स वेल,
cover major areas of the topic, organize a presentation in a proper sequence, manage time well. ठीक है, time के आगे start speak with confidence and alertness, proper use of audio visual aids. सारे इसमें हाथों से भी बच्चे बातें करेंगे, बॉडी लैंग्वेज भी होगी, यूज बॉडी लैंग्वेज, कंडक्ट क्वेश्चन आंसर्स सेशंस, और जब ये बात खत्म हो जाए तो दूसरों को अलाउ करें कि वो आपसे क्वेश्चन करें और आप उनके सवालों के जवाब दें, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन ढूंढी है जहाँ से भी जैसी भी है। तो पर बहुत ज़्यादा टाइम ऐसी एक्टिविटीज़ में वेस्ट ना करें, ठीक है। अगर टीचर से कहें कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, मुझे इसके कि आप नेट पे बैठे रहें कहीं के कहीं निकल जाए, ठीक है। तो टीचर ही जो है उनको ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते और उनको प्रेजेंट करना भी सिखाए, और देन द स्टूडेंट्स विल कम। और वैसे तो जेन्युइन ही होना चाहिए, ठीक है। टीचर बस इतना बता दे लाइब्रेरी में फलां जगह पे बुक पड़ी है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लो, और अपने तौर पे जहाँ से इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं टैली करने से। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, वो किताबें हम मिसाल के तौर पर हमें कोई किताब चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो सीधा उर्दू बाज़ार जाते हैं, वहाँ से कोई किताब कहते हैं भाई हमें इस तरह की कोई किताब चाहिए, तो वो किताब वाला ही हमें बता देता है, या कोई किसी दोस्त ने बताई होती है। तो इस तरह से अगर टीचर बता दे तो कोई हम गूगल से कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो, वो सॉल्व कर दो। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? We probably have moments in our life that we replay in our memory, images to which photographs or videos that cannot do justice because they cannot capture our feelings. In this poem, William Wordsworth captures both the images and feelings concerned to a special moment in his life. The poem is a tribute to nature and its manifestations in all its glory. It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature, but also the purifying and enduring impact of it on human beings. Well, ये ठीक है, याद कर लें इतना, थोड़ा बहुत याद कर लें, हो सकता है। So, what do the daffodils represent in the poem? Daffodils represent the nature and its impact on the human beings. Okay, the question 3 है, what wealth do memories of scene and give to the poet? क्या भाई उसको मिलता है सीन को याद करके? Poet thinks that wealth of joy and peace that the scene had brought to him. शायद जो है बहुत दौलत को महसूस करता है, मैं जो खुशी और सुकून की सूरत में उसको मिलती है। List the words that heighten the sound effect in the poem. तो इसमें whales and hills, clouds and crowd, और trees and breeze, ये rhyming वर्ड है भाई। और क्या है भाई, जोकंड, अच्छा जी कुछ वर्ड है, वर्ड दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट, अजीब सा है। और ये प्योर टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन है, और इसमें लिटरेरी बंदे ही जो हैं वो ज़्यादा आंसर दे सकते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं स्टूडेंट बेचारा 9 क्लास का क्या बताए। How has the poet heightened the impact of the poem by using the figurative language? शायर ने figurative language यूज़ की है भाई, ठीक है। The poet has heightened the impact of the poem by using the figurative language. He prints the images of lakes, fields, trees, and stars in an artistic manner, and the poet compares the daffodils to the Milky Way galaxy and dreams to dance with daffodils. For the teacher, अभी आपके टीचर के लिए पंगा आ गया। Help students create and deliver class presentation on the topic by following the guidelines given above. ठीक है भाई, वो हमने ऊपर से वो प्रेजेंटेशन बना तो दी है, और
बच्चे जो हैं ठीक है इंफॉर्मेशन करके ट्यूटोरियल जो हैं उसमें एज ए टीचर रिप्रेजेंट करें, सुनाएं, इंफॉर्मेशन दें और आखिर में सवाल जवाब भी होंगे। आगे फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं जी? ये वो फिगरेटिव लैंग्वेज आपने ऊपर पढ़ा था, उसी तरह से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। तो वही चीज़ है, इसमें सिमिलीज होती हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाता है। A simile is figure of speech in which like or as used to make a comparison between two ideas that are basically similar. Okay, similarity ढूंढी जाती है, comparison नहीं होता। comparison जो होता है दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, छोटी बड़ी अलग खूबियाँ जो हैं उसमें तलाश की जाती हैं। तो ये सिमिलैरिटीज जो हैं वो ढूंढी गई हैं, कंपेयर किया जाता है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हर आईज ट्विंकल लाइक स्टार्स, तो शी वाज एज बिजी एज इट बी। मेटाफर होते हैं, किसी हक को हम शख्स की खूबी किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं। If we write a comparison between two things and omit the word like, then we are using a metaphor. For example, he proved a lion in the fight. His heart is red, red rose. तो ये जो हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही करार दे देते हैं, किसी बंदे को शेर कह देते हैं, शेर जैसा कहने के बजाय। तो ये मेटाफर हो जाता है। शेर जैसा कहें तो सिमिली, और शेर ही कहने तो ये मेटाफर, मेटाफर। और उसके बाद है जी ए, द कैंडल फ्लेम डांसिंग इन द डार्क। ओके, और दी पर्सोनिफिकेशन है ये, ठीक है, और क्योंकि डांस तो बहुत लोग करते हैं। It is a figurative language technique where an object or idea is has characteristics or qualities. Okay, of the living objects. So for a candle flame danced in the dark. The sunflowers nodded in the wind. So given human, ये क्या भाई? ये यहाँ पे आता है, figure qualities given to humans. मिसप्रिंट करो। इमेजरी होती है भाई, तो पिक्चर मंतरकशी की जाती है, ठीक है। इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज्ड टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड of the reader through the visual sense as well as the oh my god as well as the I'm sorry, I was yawning, as well as the senses of touch, smell, taste or sound. एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी है, विजुअल इमेजरी होती है, ऑडिटरी होती है, स्मेल सेंट होते हैं। 5 सेंसेस जो हम यूज़ करते हैं उन्हीं के ज़रिए से इमेजरी क्रिएट होती है। तो विजुअल होता है इसमें ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, और ऑडिटरी है द रसलिंग ऑफ लीव्स, और स्मेल है स्मेल सेंट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स टेस्ट स्वीट एंड जूसी ऑर्गन्स, और टेस्ट है स्वीट एंड जूसी ऑरेंज, ऑर्गन लिख दिया ऑरेंजेस, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस। तो ये जो है स्मेल है, इसमें स्मेल तो है क्यों नहीं, टेस्ट है ये, स्वीट ये टेस्ट है भाई, ठीक है। स्मेल ये है सेंट ऑफ एप्पल्स, स्मेल ऑफ एप्पल्स। टेस्ट की एग्जांपल ये है, ये इसने यहाँ लिखना था, ऊपर ऊपर भी लिख दिया इसने। टेस्ट होते हैं स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, टच रगेड एंड रफ पाथ। इनको यूज करते हुए हम इमेजरी बनाते हैं जी। ओके, बी in Daffodis, the similes are used in stanzas 1 and 2. You can tell what two things are compared to in each of these stanzas. 1 और 2 स्टैंजा पढ़े, इसमें किस चीज़ को किससे कंपेयर किया गया है। वेल मेरे ख्याल में पहले जो है शायर ने अपने आप को आवारा बादल से कंपेयर किया था। द पोएट describes himself lonely as a cloud, continuous as stars,
And the poetry describes the endless row of daffodils as the shining stars on the Milky Way. Pick out one example of personification from the poem. Okay, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. गोल्ड को होस्ट कह दिया होस्ट तो पर्सन होता है फॉर द टीचर अब टीचर और क्या करे भाई हेल्प स्टूडेंट्स एनालाइज हाउ अ पोएट यूजेस लैंग्वेज को पीएचडी डबल पीएचडी बंदा बनाए जिसने लिटरेचर के लिए जान मारी हुई जंगल से आए वो आपको ये सारी गहरी गहरी बातों की डिटेल से समझ आपको फिर भी नहीं आनी ओ माय गॉड ठीक है और 9वीं क्लास का बच्चा जान छोड़ दो 8 सब्जेक्ट उसने पढ़ने हैं और उसको पास होना है टेस्ट मिले होते हैं होमवर्क मिला होता है और टीचर क्या क्या करेंगे 45 मिनट का 45 मिनट का टीचर का पीरियड होता है ये इसको टच करेंगे तो 40-45 मिनट गुजर जाते हैं एनीवे help students analyze how a poet uses language to appeal to the senses through use of figurative language including similes and metaphors and creative imagery अब जिस बंदे ने भी ये लिखा हुआ है कि वो टीचर यूं करे यूं करे यूं करे उस बंदे को ये पूछने के पोएट्री कहते हैं किसको है पोएट्री की डेफिनेशन बता दे अगर वो बता दे आगे चले जाएं अगर यहीं यहीं पे वो अटका रहे तो फिर उसकी बातें इतनी ज़्यादा हैं पोएट्री के बारे में टू मच है भाई लोग सारी शायरी की किताब पढ़ा देते हैं शायरी का पता ही नहीं होता शायरी होती है कभी ज़िंदगी में कोई एक पोएम भी नहीं लिखी होती और बताते हैं वो पोएट्री क्या होती है help them recognize the literary techniques such as personification वो जैसी और दूसरी टेक्निक बताएं कि पोएट्री कैसे अच्छी पोएट्री लिखी जा सकती है पहले दिल होना चाहिए फील करने वाला ठीक है फीलिंग ही नहीं होंगे तो पोएट्री कहाँ से आएगी उसके बाद फिर यहाँ टेक्निक्स होती हैं कि अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने की वो जैसे जैसे आप लिखते हैं वैसे वैसे आपका तजुर्बा बढ़ जाता है हेर इज कोई भी आर्ट खुद को जला के हैं खुद को जलाना पड़ता है उसके लिए मोमबत्ती बन के जलना पड़ता है फिर जाके कहीं कोई आर्ट मिलता है ऐसे थोड़ी होता है फलाना जगह से टेक्निक ले लो उधर ली उधर ठोक अच्छा जी ऐसे ही करना सीधे से किताब खोलने चोरी करें पोएम अपने नाम लिख लें Here is the list of few similes, metaphors, and personifications. Can you identify them? Write S for simile, M for metaphor, and P for personification. Okay, time is money. ये है simile है simile तो नहीं है टाइम को मनी कहा गया भाई ये तो है उर्दू भी है ये किसने भाई ऐसे कर दिया ये मेटाफर है भाई as busy as be ये simile है the wind whisper ये personification है ठीक है as gentle as आ गया ये simile है and the sorry engine wheezed ये personification है the heart of lion is metaphor हाँ heart of lion किसी को heart of lion का metaphor और the apple of my eye apple of my eye नहीं ये है मेटाफर है किसी को एप्पल ही कहा दिया गया है ठीक है यानी किसी को एप्पल ही कह दिया गया है इज एप्पल ऑफ माई आई ठीक है तो ये जो है ये मेटाफर है एम है अच्छा जी आगे है एस करने की सिमली है अगर ब्राउन ग्रास वाज begging ये personification है as wise as an owl ये सिमली है blanket of snow ये मेटाफर है as ये सिमली है तो ये भाई आइडिया हो गया आपको underline the words and phrases that predict a clear imagery in the poem fluttering dancing Milky Way tossing their heads uprightly down okay which imagery the poet refers to in the poem
And he prints the images of lakes, fields, trees, and stars in the artistic manner. The poet compares the daffodils to the Milky Way galaxy and dreams to dance with the I'm sorry बेटा लंबी क्लास हो गई गला सूख गया है ड्राई हो गया है my throat went dry while reading this अच्छा जी vocabulary use the thesaurus to find three more equivalent synonyms to the following words ऐसे इधर उधर भेजते रहते हैं आई डोंट नो क्या इससे क्या लेना देना सा का मतलब ग्लास भी होता है गेज भी होता है शाइन का मतलब ट्विंकल भी होता है और स्पार्कल भी होता है वाच का मतलब सी भी होता है लुक भी होता है अब बर्निश का मतलब ग्लिमर भी होता है और फ्लैश भी होता है आगे फॉर द टीचर अब टीचर एक और काम करे भाई हेल्प स्टूडेंट्स एक्सप्लोर द यूज ऑफ synonyms ये वर्ड मीनिंग होते हैं भाई with the varying shades of meaning used for various purposes. Ask them to consult a dictionary and to know its literal meanings. ये एक पोएम है जी 3 स्टैंड है उसके 4 लगा लो पता नहीं मैंने देखा नहीं गौर से 3 याद पड़ते हैं और उसका 5 मिनट का क्वेश्चन आना है उसमें 5 नंबर का तो आप इसमें हमें कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है जी क्या डिक्शनरी में घुस जाओ है लिटरेरी टर्मों में घुस जाओ पर प्रेजेंटेशन में परफॉर्मिंग आर्ट में घुस जाओ पता नहीं क्या क्या करोगे ये तो सारा साल ही गुजर जाएगा भाई और बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा हद हो गई भाई ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जिनको इंग्लिश के अलावा किसी और चीज़ का कोई काम नहीं है ये पीएचडी जब जो लोग करते हैं उनके लिए है ये या नामी क्लास के बच्चे को पढ़ाई जा रही है तू ये कर तू वो करो हद हो गई आप स्टूडेंट को डिक्शनरी पढ़ने पे लगा दे कौन सा डिक्शनरी पढ़ने का ज़माना सीधा गूगल में जाओ वर्ड लिखो टक करो मीनिंग आ जाता पढ़ना कैसे है वो भी खुद ही बता देता है अभी कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम ये हमें इल्म हमें जदीद करता है ये इल्म हमें ओल्ड कर रहा है कॉनोटेशन होता है भाई आप किताब के ऊपर मीनिंग लिखते जाते हैं कॉनोटेशन means the attitude and the feeling associated with word as opposed to its literal meaning. For example, solitude a positive connotation. रवैया भाई ठीक है एटीट्यूड है कॉनोटेशन लोनली ये भी है नेगेटिव कॉनोटेशन है वैसे मीनिंग चीनिंग ही लिख रहे कॉनोटेशन तो चलो ये फीलिंग एटीट्यूड हो गया और स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव connotations of each words so gaze not to look ये पॉजिटिव है नेगेटिव स्टेयर ब्लाइंड शाइन डल ग्लेयर डार्क अप और connotations अपोजिट का कहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये अपोजिट ही लिख देते भी एक दूसरे ग्लेयर डार्क होड सिंगल और ये क्या भाई collect lose use above given words in sentences of your own कि अब ये करें ये करें ये करें चंगा भाई क्या करे बंदा भाई अच्छा जी gaze gazed upon by over a centuries geologist ये है क्या भाई gaze gazed upon by over a centuries geologist क्या सेंटेंस है भाई हद हो गई है ही gazed at gaze होता है बगैर पल के झपके किसी को देखना gaze so um, I gazed at the wonderful flower in the garden ये तो सही है stare होता है घूरना do not stare at me मैं तो हाँ ये ठीक है भाई shine चमकना stars are shining on the sky in the sky होता है on the sky नहीं होता stars are shining in the sky
glare होता है a good example of discomfort. Glare, oh my god, the glare of headlight made you see क्या कहते हैं disturbed me, क्या कहेंगे, caused headache. The glare of the headlights caused headache to me. ये भाई glare. Horde, चमकना, ये पढ़ देता हूँ. A good example of discomfort, glare. Discomfort glare is leaving a dark room and moving it to bright sunlight. चलो, glare is always disturbing. ये सही है. ठीक है. Horde. Hold more wealth than what a man needs is a sin. Hoarding है भाई, hoard नहीं होता. To hold आएगा यहाँ पे. होर्ड जो है भाई, ये जो है होर्डिंग है, तो यानी इंसान का जो दौलत इकट्ठी करना जितनी उसको ज़रूरत है, तो ये सिन है. ज़रूरत से ज़्यादा हमें कोई भी चीज़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, रखनी ही नहीं चाहिए अपने पास. कलेक्ट, कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स इज माई हॉबी. ठीक है, सही है. ग्रामर, ग्रामर है भाई कलेक्टिव नाउन. सब चले जाओ, सब कुछ पढ़ने के बाद फिर ग्रामर सीखो जाकर. और ग्रामर है क्या, किसी को ये भी नहीं पता ग्रामर क्या होती है. ग्रामर का मेजर फंक्शन ही किसी को नहीं आता. चलो, इसमें मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, और अगर इफ़ यू हैव इंटरेस्ट, ग्रामर इज मेनली द प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म. इतना ही कर लें, इतना ही कर लें, आपने 95% ग्रामर सीख ली. प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म आप कर लेते हैं, और प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट, फ्यूचर के साइन आप याद रख लेते हैं. 4 5 6 लाइन, 7 लाइनों में ये सारी वीडियो है. ठीक है, मुझे बताते हुए 2 3 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लग जाएंगे. तो ये चीज़ें आपने इनको फॉलो तो करना ही है. अगर आपने एवरीबॉडी फॉलो है, बच ही नहीं सकते. ठीक है, तो ये 6 7 जो है लाइनें हैं, इन पर आप अमल कर लें. तो उसमें 3 तो याद रखनी है और 4 पे अमल करना है. तो आपके हो ही नहीं सकता कि आपकी ग्रामर वीक रह जाए. अब ये नए सिरे से ग्रामर में क्या क्या पंगा है, देखते हैं भाई. Singular noun such as a committee or a team, and that refers to a group of people, animals or things is called the collective noun. For example, अब इस पे क्वेश्चन आ जाता है. अन्य में पता है, crowd ज़्यादा बंदे होंगे. Crowd in this poem refers to the collection or larger number of daffodils. Okay, which collective noun means? Which collective noun means a collection of ships, a collection of cattle, means क्या आगे नहीं, a collection of singers, a collection of, आगे word ही नहीं दिया हुआ, a collection of ships of or fleet. अच्छा, ये जो हैं इनके बारे में बताना भाई. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? a collection of ships, इसको fleet कहते हैं. a collection of cattle जो है इसको herd कहते हैं. और कलेक्शन ऑफ सिंगर जो हैं इनको बैंड कहते हैं. बैंड किधर गया अभी, बी किधर है, कोरस, कोरस कहते हैं. और कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, इसको आर्मी कहते हैं. अंडरलाइन द पॉजिटिव्स एंड अंडरलाइन द प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस इन द पोएम. ये होंगे. अच्छा जी, ये preposition है. The prepositions of place used in the poem are as follows: on, in, with, along, beside, beneath, etc. Use the following prepositions in sentences of your own: behind, beside, next to, under, over, along, across. Sentence बनाएं जी. Behind है, the post office is behind the building. Beside, the car park is beside the bank. Next to, Shoaib was sitting next to me. Under, the cat is sitting under the table.
उसके बाद है जी ओवर, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द सी, अलोंग, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रिवर, across the bank is situated across the river। हाँ जी, कंजंक्शंस आ गए। कंजंक्शंस होते हैं अल्फाज को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले अल्फाज, जैसे एंड है, बट है, व्हेन है। अच्छा जी, कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस, and there are two kinds of conjunctions, logic function type and coordinating conjunctions होते हैं और conjunctions होते हैं, coordinating conjunctions और subordinating conjunctions। अच्छा जी, फंक्शन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं, these conjunctions join sentences of equal rank, और इनके एग्जांपल हैं but, or, nor, either, also, however, only, so, hence। अच्छा, ये हैं coordinating conjunctions। So ये subordinating conjunctions हैं। These conjunctions join sentences, one of which is dependent on the other। तो इनके एग्जांपल हैं because, that, while, unless, as, when, since, if, though। आगे fill in the blanks खत्म ही नहीं हो रहा भाई, जल्दी करो। Fill in the blanks with the appropriate conjunctions। He ran fast but appropriate आंसर। अच्छा जी, ये इसमें फिल कर दिया हुआ, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स इनको फिल करना था। ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन, वेट until I return, work hard unless you should fail। work hard unless you should fail, lest work hard lest you should fail, ये गलत है भाई, ठीक नहीं। lest you should fail, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, ठीक है, मेहनत करो। I did not come because you did not invite me। Yes, ठीक है। You will get prize if you deserve it। ठीक होगा जी। आगे use any five coordinating conjunctions of any five subordinating conjunctions in sentences of your own। पहला है जी I as well as he am at fault, as well as, ये use हुआ भाई conjunction। Either I or you are going to Lahore, either, or I am going to school, will you come with me, comma, is a comma conjunction है। I am going to start business, comma, will you invest in it। अच्छा, I cannot work because I am tired, ये because आ गया। He did not come because he was ill, because do not meet your friend, he has a bad reputation, comma here, मुझे लिखा नहीं हुआ। I am so tired that I cannot walk, okay। Be careful lest you lost everything, lest क्या था, should इस्तेमाल होता है, lest you should lose everything। चलो lest को उसने यूज कर लिया कंजंक्शन के तौर पर, ठीक है। I am going to change my worker. He is a dull worker. There is a comma here. For the teacher, illustrate the use of conjunctions, the use of present and past participle। ये भाई ये होते हैं ing form without helping verb और third form without helping verb। ये बन जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये ऐसी ये इंग फॉर्म आती ही हेल्पिंग वर्ब के साथ है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर हो तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर हो तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी। और ये आ गया जी प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन इंग फॉर्म। The laughing lady
ये लाफिंग से पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, नहीं है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। द फॉलिंग टेम्परेचर, द सेटिंग रिमार्क, द स्टिंगिंग रिमार्क्स, पास्ट पार्टिसिपल ईडी आ गया, इसमें से पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, नहीं है तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये बेसिकली ये बन जाते हैं, जो थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब होती है ये एडजेक्टिव बन जाती है, किसी चीज़ की हालत को ज़ाहिर करती है। और ये इंग फॉर्म जब आती है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, ये नेम ऑफ प्रोसेस हो जाती है, नाउन बन जाती है ये। अच्छा जी, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब्स एंड इन ईडी। द टायर्ड डांसर, द इंजर्ड प्लेयर, ये टायर्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई आ जाता है, इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई आ जाता, बी, बिन से भी कोई आ जाता, बीइंग आ जाता, ठीक है। तो ये नहीं है तो ये फिर इसको आप पास्ट पार्टिसिपल ही कहेंगे। The tired dancer, the injured player, the cracked vase or was. Okay, however, irregular verbs have various past participle endings such as thrown, ridden, built, and gone. आगे है भाई जी, if underline the participles in the following sentences, right to present or past. इंग फॉर्म हुई तो प्रेजेंट है, इसमें कहाँ भाई, ये पास्ट पे पार्टिसिपल है, ईडी, शॉक्ड, ये तो नहीं है, दैट एक्सीडेंट, हाँ ही वाज सो शॉक्ड। वैसे तो ये ही वाज शॉक्ड ये बेसिकली बनता तो नहीं है, पर चलो बना लो इसको पास्ट पार्टिसिपल। द गैलपिंग हॉर्स, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई डोंट वांट दैट बर्न्ट, बर्न्ट ये ठीक है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। डोंट बी फ्राइटन्ड, ये जो है बी तो है ठीक है, इसका डोंट बी फ्राइटन्ड, डरो मत, ये ये सेंटेंस यहाँ पे मुकम्मल हो गया हुआ है, तो फ्राइटन्ड ये हालत को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। दैट डॉग डजंट बाइट, द लॉरी वाज कैरिंग स्टोलन गुड्स, ये जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, स्टोलन। एवरीबॉडी वाज, everybody was excited and preparing the things that for the help, was excited, ये खुशी की हालत हालत को ज़ाहिर कर रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। If the children are bored, why don't you take them to the park? Bored, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, हालत को जो ज़ाहिर करते हैं पास्ट पार्टिसिपल है। Make 5 sentences using present participles, 5 sentences using the past participle, चलो जी। A flying airplane looks like kite. Putting on his clothes, he went away. Running water is clean. Water of running stream is clear. Chachi, he could not get hold of blanket flowing in the running water. हाँ ठीक है, ये सारे जो हैं ये ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। अब द पास्ट, ये भी आई एम गोइंग टू स्कूल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नहीं आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें क्या कुछ भी नहीं है भाई, हाँ हाँ ये नहीं है अभी कुछ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। मदर वॉज वरीड, ये ठीक है, हालत को ज़ाहिर कर रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। आई बस रिलक्टेंट, नहीं। आगे अरशद इज प्लेइंग गेम, ये भी कोई नहीं है भाई। शोएब इज वाचिंग मूवी, इसमें भी कोई नहीं। आसिफ वाज इंजर्ड, ये हालत को ज़ाहिर कर रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, yesterday's match. So, for the teacher, help the students to make the use of present and past participles as adjectives. Okay? तो past participle adjective भी होता है भाई, ठीक है। और इन जो present participle जिसे कहते हैं वो ing form है without helping verb referring to the name of a process. Writing skills, paragraph, paraphrasing. मैं थक गया हूँ, टीचर का ये हाल हो गया, स्टूडेंट का क्या हाल होता है।
Paraphrasing is a rewriting a poet's utterances or ideas in one's own words without altering the sense of the original. ठीक है जी? आप पढ़ें जो समझ आए अपने अल्फाज में लिख लें. Thus, इतने लायक होते नामी में होते. Thus, a stanza takes the shape of prose. It is about the same length as the original because the purpose is to rephrase without going into any unnecessary details. आपने तशरीह नहीं करनी भाई जो लिखा हुआ है तो जैसे I was wandering like a cloud in the sky तो आपने ऐसे लिखना है the poet was all alone in a desolate place or something आप ऐसे हो उसके बाद ये है जी पैराफ्रेजिंग हो जाएगी जी paraphrase the last stanza of the poem stanza 4 ये तो स्टैंडर्ड से ज़्यादा लंबा है. Often I lie on my bed in a sad or serious mood, and this mood, the daffodil flowers come suddenly to my mind and thoughts. This is a great blessing for me in my lonely condition. My heart is filled with happiness. In this happy mood, my heart dances with the daffodils. आगे है summary writing. A summary is the short condensed and differently worded version of an oral, visual, or written text. Following four basic steps in preparing a summary provide a logical and organized approach to the process of summary writing. Reading. A good summary depends to a large extent on a good reading to understand the original text. आप भी पोएम जहाँ पे पोएम आती है आई एडवाइज यू पोएम को ज़ुबानी याद कर लो ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा पोएम को ज़ुबानी याद कर लें outlining involves making notes and may help you compose a summary such as noting author's purpose, topic, sentence, supporting details, and main idea. इसमें ये होता है कि पोएम में लिखा क्या हुआ है, शायर क्या कहना चाह रहा है, शायर क्या कह रहा है, यानी शायर क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कैसे कहता है, सही कहता है कि गलत कहता है, ये चार बातें जी आपने डिस्कस करनी. फॉर द टीचर क्या करे जी? Help students use paraphrasing skills to paraphrase stanza by making thought groups in a stanza to restating the message in a simple prose and by replacing poetic words with simple ones. Oh my God! और ये सारे उनके लिए हैं जिन्होंने सवाए अंग्रेजी को कुछ नहीं पढ़ना होता. PhD किए हुए लोगों के लिए हैं. 9वीं क्लास का बच्चा ये सब कुछ क्या करे? Help students understand the happy and apply the summary writing skills to write a summary of the poem. लिखो भाई जैसे लिखी जाती है बार बार लिखोगे ठीक हो जाएगी. Checking at this time ये इसका जो है बेहतरीन स्किल ये होती है आप पढ़ो और एक दूसरे की समरी स्टूडेंट से चेक करवाओ. At this stage, the accuracy of outline notes is judged by comparing them with the original phrase. Necessary changes can be made in it at this stage. Writing. At this stage, a few necessary changes, if any, are made. A review of the summarized version is important to make the summary accurate, fluent, and error-free. Write a summary of the poem Daffodils about poet. the poet के पीछे ये समरी है इतनी लंबी oh my god इसको तो समरी नहीं कहते ऊपर तो उसने कहा था ऐसी नहीं होती. अच्छा जी about the poet this poem has been written by William Wordsworth, a romantic poet. He is known as the poet of nature because of his love for it. Most of his poems describe nature and its beauty. Innocence को ज़्यादा follow करता भाई. Summary. We probably have poems in our life that we read
replay in our memory images to which photographs or videos cannot do justice without they because they cannot capture our feeling. In this poem, William Wordsworth captures both the images and feelings concerned to a special moment in his life. The poem is a tribute to nature and its manifestation in all its glory. It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature, but also the purifying and enduring impact of it on a human beings. ये सारा unnecessary है भाई. ये बस में पोएट्री पे कमेंट्स हैं. ये समरी नहीं है. This is not part of summary. कमेंट्स हैं ये. In this poem, the poet यहाँ से summary शुरू होती है. In this poem, the poet describes the experience of enjoyment at the sight of beautiful daffodils. ठीक है. Once he was walking in the countryside when he came across a large number of daffodils growing along the bank of a lake. The flowers were moving and dancing in the breeze. This sight this sight delights the poet, and he delighted the poet, and he looked at the flowers for a long time. And this sight left a lasting impression on his mind. As a result, whenever he is alone and in a sad mood, the same sight comes into his mind, into his imagination, and fills his heart with pleasure. This experience has become the permanent source of pleasure for the poet. ये भाई जो है इसमें ये वाला पार्ट जो है ये रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में तो ठीक है, समरी में ये ठीक नहीं है. समरी सिर्फ यही है, ठीक है. तो पोएम में जो क्या 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 यही है बेस्ट. फ्लो चार्ट फॉर राइटिंग समरी, रीडिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग आउट. अब ये नया पंगा भाई, ये भी सीखो जाके, हद हो गई है. 5 नंबरों के लिए कितना हमें उल्टा लटकाया जा रहा है. Scanning, outline, extracting, final revision, reading, skimming, reading, outlining, organizing ideas. और फिर क्या करें जी. उसके बाद है रीचेकिंग, ensure precision, compactness, writing, first draft checking. लो भाई ये सारा ये इधर इधर इधर, अच्छा इधर से इधर आए. रीडिंग, स्किमिंग, फिर स्कैनिंग का आउटलाइन, एक्सट्रैक्टिंग, फिर रीडिंग, आउटलाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज. और फिर आप इधर रह जाए, चेकिंग करें, फिर राइटिंग फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर रीचेकिंग, एंश्योर प्रिसीजन, कंपैक्टनेस, फिर रीडिंग, स्किमिंग, फिर फाइनल रिवीजन, फिर रीडिंग, स्किमिंग. अब ये बस सारा जो इस तरह से प्रोसेस है, या आप इसको स्टार्ट करें, चलते जाएं चलते जाएं. सर मुझे कुछ भी नहीं आता इनमें से, और ना मैंने कभी कुछ किया है, और जो लिखा है इससे ज़्यादा अच्छा लिख लेता हूँ. ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे ऐसा जो जैसे ऊपर लिखी हुई है समरी, इस तरह से मैं आराम से लिख लेता हूँ. मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मुझे पता ही नहीं था सारी ज़िंदगी. अब मैं नए सिरे से ये क्यों करूँ भाई, मुझे नहीं समझ आती इसकी. ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्रेस satisfaction, dissatisfaction, useful phrases to express satisfaction. Yes, please. Really, you did very well. I am. ये अच्छा है भाई. You practical English है, ठीक है. Really, you did very well. I am happy to find this out. I trusted you a lot and you proved it. Useful phrases to express dissatisfaction. No, please. I'm sorry, but I'm not happy with the result. You disappointed me. I regret on having given you the regret on having given you the responsibility. वो टेढ़ी इंग्लिश है भाई, और इसमें बट का इस्तेमाल सही नहीं है. बट आई एम, ये कहता आई एम सॉरी बट आई एम नॉट हैप्पी, एंड यहाँ पे ज़्यादा सूट करता है. बट तो अपोजिट चीज़ों को जो है लिंक करने के लिए होता है. यूज द लैंग्वेज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन and act out role plays on the following situations. Father is dissatisfied with the performance of his son
in the matriculation exams. However, the son shows satisfaction over his results. H small letter होना चाहिए था, इससे पहले कॉमा आ जाना था दोनों तरफ। आगे है भाई आंसर। Father disappointed. You disappointed me, son. I am not happy with your result. Son कहता है, oh, no, father. I'm happy to find this out. और उसके बाद है नंबर 2 का you are satisfied with your performance in the debates. Your teacher, however, expresses dissatisfaction and asks you to improve your presentation skills. और टीचर कहते हैं you disappointed me. I am not happy with your performance, with your result. Student says, sir, madam, I'm happy to find this out that I will try to improve this. And I will try to improve this. Again, for the teacher, help the students use appropriate expressions to show satisfaction and dissatisfaction politely. Oh my God. थैंक यू, ख़त्म हो गया। 5 ये पोएम थी, 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो बनानी पड़ी है इसके ऊपर। सारा कुछ जो कुछ लिखा हुआ है किताब के ऊपर अगर हम अमल करें तो भाई, और ये बिल्कुल नहीं है, ये अपने 9 क्लास के स्टूडेंट के लिए इतना सारा काम, इतना सारा काम, मैं खुद पागल हो गया, स्टूडेंट का क्या हाल होगा। और हमें तो समझते हैं कि पता नहीं ये स्टूडेंट या 9 क्लास का स्टूडेंट है, शायद ये इसने को पीएचडी कर रखी है, इसको ऐसे ऐसे सारे सारे काम इसको दे दो, यूं करे। या फिर जो टीचर रखा हुआ है वो उसने पीएचडी कर रखी है, ठीक है। तो और अगर की भी हो, अगर ये सब कुछ आता भी हो, क्या बच्चे पढ़ेंगे ये? और उनके किस काम आएगा ये सारा? ये ऐसा ही है, ये एक रस्सी को सांप बना के पेश कर देना, डरो 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 डरो। हद होगी भाई। मेंट वी नीड टू मेंड अवरसेल्व्स। हमें जितना फोकस करना है इंग्लिश पे जितना नेसेसरी है, ठीक है। 4 लाइनें हमने ग्रामर की पढ़नी होती हैं, और हमें इतनी 400 जो है पेजेस की वो ग्रामर की बुक जो है वो हमें तुम्हारे सामने रख दी जाती है। ये असूल है, ये असूल है, यार इतना तो करना ही नहीं होता। अब ये कौन क्या हुआ, फुल स्टॉप डालना है बस, ठीक है। कोई बंदा एक दफ़ा नहीं डालेगा, उसको बता देंगे, समझ आ जाएगी। तो इससे लिखना ही रोक देते हैं। या वैसे ही तनकीद करते हैं, ओह यहाँ पे आपने कैपिटल नहीं लिखा, ओह गलत दिखा दिया, इसमें ओह गलत दिखा। वो नहीं लिखा उसको समझा के डाल दें। पहले से ही बताना शुरू कर देते हैं, यूं करना है, वो बच्चा लिखेगा ही नहीं। ओह माय गॉड। बच्चे बच्चे होते हैं, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करें, पीएचडी प्रोफेसर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बच्चों को भी ये बात समझना चाहिए कि उनके साथ बना, भाई मेरी तो सिंपैथी है बच्चों के साथ, ठीक है। और ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अंग्रेज़ों का, गोरों का है, इसका सिवाय डोमिनेंस के कुछ भी नहीं है। इतना तो उनको भी नहीं आता। ये अंग्रेज जो हैं वो दिन टप्पर टप्पर अंग्रेजी बोल रहे हैं, इतनी ग्रामर तो उनको भी नहीं आती है। जब हमें ये जब पंगा अंग्रेजी सीखने के लिए डाल दिया, हम सीए करें, ये करें, ये करें, उनको तो इसका कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं आता। वो अंग्रेजी बोली जा रहे हैं, वो आगे निकली जा रहे हैं, हमें अपने यहाँ पर फंसा के रख दिया। तो यू नीड जो अथॉरिटीज़ हैं, दे शुड कंसिडर दी आइडियाज़। बच्चों को इतना काम दें, बच्चों को मैं तो कहता हूँ पीछे जो दी हुई एक्सरसाइज है वो भी ना दें, उनसे सिर्फ रीडिंग करवाएं, रीडिंग करवाएं, जो उनको समझ आती है एग्जामिनेशन में लिख दें। दैट वाज द बेस्ट थिंग, ओके। अब हर चीज़ की बाल की खाल उतारने के लिए, किताबें बेचने के लिए और इम्प्रेसिव होने के लिए, ऑल दिस इज टू बिकम एन इम्प्रेसिव, और ये उसके लिए अपनी शान बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। छोड़ दें भाई, बच्चों पर रहम करें। अच्छा, मेरी ये बच्चों से ही समझी है, टीचरों से भी बड़ी मेरी हमदर्दी है, और ये जो हमारे जो सिलेबस बनाने वाले हैं उनसे भी हमदर्दी है। मुझे वो नहीं लोग अच्छे लग रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है, और या जो सियासी तौर पे अपने आप को तब्दील करना है, या धोखे से बच्चों को जो है उनको एक नशा लगाना है कि ये सब कुछ नहीं है वो करें। इसका कोई इतना ज़्यादा करने, बस ये पढ़ें, इस पोएम को याद कर लें, दैट्स ऑल। जो समझ आती है अपने अल्फाज में लिख लें। इतना ही काम करना है और कुछ भी नहीं करना। आपने तो उर्दू भी नहीं करनी, ठीक है। आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, इसको याद करना है, और कुछ भी नहीं है बेटा। 10 15 मिनट 20 मिनट निकालें, सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। अच्छा, मैं इजाज़त चाहता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है।
इस तरह से कोई भी नहीं बढ़ाएगा जिस तरह से मैं कलम खुला तनकीद कर रहा हूँ, कोई भी नहीं करेगा। सारे कहेंगे वो जी वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कुछ भी नहीं है, अभी सारा टाइम ज़ाया है, ये टाइम वेस्ट है। 1.5 घंटा मेरा तो टाइम वेस्ट किया। इससे तो बेहतर था मुझे कहते पोएम याद कर लो, मैं 1 घंटा लगा के पोएम याद कर लेता, सारी ज़िंदगी मेरे काम आती। अच्छा भी बच्चों, इजाज़त दें कि एक और वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।